बात यहाँ असम की करते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसपैठियों के खिलाफ अपने रुख से समझौता नहीं करेंगे। ये बात कही गई है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा। उन्होंने कहा कि अपने चुनावी प्रचार में वो लगातार बार बार इस बात की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। साथ ही 5 लाख बीघा अतिक्रमित जमीन को मुक्त करेंगे और कहा कि अगले कार्यकाल में ये कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका गठबंधन सांप्रदायिक एजेंडा के जरिए बीजेपी को हटाना चाहता है। कांग्रेस पर आरोप लगाया उन्होंने कि वह घुसपैठियों का समर्थन करती है और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ना असम की स्थानीय पहचान के लिए खतरा है। ये भी कहा गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो भविष्य में सरकार गठन पर भी असर पड़ सकता है। तो हेमंत बिस्व शर्मा के निशाने पर हैं अवैध बांग्लादेशी, और घुसपैठ का मुद्दा भी अहम है जब हम इस बार के चुनावों की बात करते हैं असम में। तो और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दरांग जिले के मंगलदाई में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी नीलिमा देवी के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों की तरह सरकार आगे भी जनता के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में अरुणोदय योजना के तहत 20 लाख नई महिला लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और 2 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी। और असम के बाद अब ये बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि आने वाले समय में हरिरामपुर के साथ पूरे पश्चिम बंगाल में राम राज्य स्थापित होगा। केंद्रीय मंत्री के इस बयान से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पारा और गर्म हो गया। देखिए, जिस तरीके की प्रशासन तृणमूल कांग्रेस हमेशा चलाती है, इलेक्शन के समय भी ऐसे प्रशासन बना के रखी है। और बासंदी में जब हमारा कैंडिडेट वहाँ पे प्रचार के लिए गया था, उस समय उनके ऊपर हमला हुआ, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ। ये दर्शाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। देखिए, रामनवमी की रैली हुई, बहुत भव्य रैली हुई, और ये संख्या दिखाती कि हरिरामपुर में भी आगे आने वाले समय में यहाँ पे राम राज कायम होने वाला है। पूरे पश्चिम बंगाल में राम राज कायम होगा। तो राम राज्य जो है वो आने वाला है, ये कहना है यहाँ पर। और उसके साथ साथ कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि लगातार अब नज़र आ रहे हैं, फिर चाहे बात हम असम की करें या पश्चिम बंगाल की जाए। लेकिन चुनावी राज्यों में इस समय कुछ सवाल भी हैं जिन पर चर्चा ज़रूरी है। और ऐसे में सवाल यही आता है, खासतौर से असम की बात करें तो चुनावी लड़ाई पहचान वर्सेस विकास के बीच सिमट रही है क्या? असम में बांग्लादेशी घुसपैठ कितना बड़ा एक फैक्टर है जिसका जिक्र लगातार हम देखते हैं, और जनता मुद्दों पर वोट करेगी या नैरेटिव पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं? साथ ही अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वोटर लिस्ट विवाद चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? साथ ही बंगाल में बंगाली अस्मिता कितना बड़ा मुद्दा रहेगा जब मत अधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता अपने घर से निकलेगा? बात करते हैं मिशन साउथ की, जहां केरलम में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ रहेगा, और साथ ही साथ क्या बीजेपी वहां गेम चेंजर बन पाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं इन विधानसभा चुनावों में, जिसके जवाब आने वाले समय में जल्द मिलेंगे। और इन्हीं तमाम सवालों के कई जवाबों के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अश्विनी मिश्र जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से, सौरभ दत्ता का रुख करेंगे, वो जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और नीरज सिंह जुड़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। सबसे पहले अश्विनी मिश्र का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, जिस तरह से अगर बात की जाए असम की, ये सवाल हम भी उठा रहे हैं कि किस तरह से असम में अगर विकास की बात की जाए या पहचान की, ज्यादा बड़ा मुद्दा पब्लिक सेंटिमेंट के लिहाज से आप क्या समझ पा रहे हैं? और ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या नैरेटिव पर इस बार वोटिंग की तैयारी होगी या फिर विकास को लेकर? निश्चित तौर से आंचल अगर देखें तो असम की राजनीति जो है पहचान और अस्मिता पर बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। 75 में जब यहाँ पर जातीय स्थितियाँ बनी थी, जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था, असम का आंदोलन हुआ, तो उसके बाद राजनीतिक दल असम गण परिषद जैसे राजनीतिक दलों का उदय हुआ और उन्होंने सरकार भी बनाई और लंबे समय तक उन्होंने शासन भी किया। अहम संस्कृति, अहम असम की संस्कृति, असम की अस्मिता, असम की भाषा, असम में बाहरी बनाम जो है यहाँ के जो जाति लोग हैं, मतलब यहाँ के लोकल नेटिव, बाहरी बनाम अंदरूनी जो यहाँ के बाशिंदे हैं, ये राजनीति हमेशा प्रभावित रही है। लेकिन कांग्रेस जहाँ पर एक बृहत्तर असम, जिसको बोर असम कहते हैं, बृहत्तर असम को एक मुद्दा बनाना चाह रही है, और उसने 6 राजनीतिक दलों, राजोड़ दल,
असम जातीय परिषद और अन्य राजनीतिक दलों से अपना गठबंधन किया है और असम की अस्मिता, असम के जो मुद्दे, असम के स्वाभिमान, इनकी जो बात कर रही है, उसकी जगह भाजपा का क्लियर कट नैरेटिव है कि पिछले 10 वर्षों में जो डबल इंजन सरकार की यहाँ पर विकास की स्थितियां बनी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें, चाहे शहरी क्षेत्रों में देखें, जहाँ भी देखें सड़कों का सज्जाल बना हुआ है। शहर जो है वो कहीं ना कहीं इतने सारे फ्लाईओवर बने हैं। 6 दशक में अगर देखें, 60 साल में ब्रह्मपुत्र पर महज केवल 3 पुल बने थे, लेकिन पिछले 10 साल में 4 पुल का उद्घाटन हो चुका है, आवागमन शुरू हो चुका है, 4 नए पुल बन रहे हैं, जिसमें देश का सबसे बड़ा पुल भी 9.2 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका पुल है। लेकिन वो पुलों का जो नामकरण है वो भूपेन हजारिका पर होता है, वो पुलों का नामकरण जो है भास्कर वर्मन पे होता है, वो पुलों का नामकरण जो है यहाँ की संस्कृति के मुताबिक होता है। यानी जो असम की अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण की बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के पिछले कार्यों में दिखता है। तो एक बृहत्तर असम, बोर असम का जो अस्मिता और पहचान और की लड़ाई का नैरेटिव बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, उसको भी अपने में समाहित करते हुए भाजपा विकास की राजनीति को दिखा रही है। पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। असम अब केवल चाय के लिए नहीं, चिप के लिए भी जाना जाएगा। असम के जागी रोड इलाके में जहाँ पर जो मोरी गांव जो जिला है, वहाँ पर टाटा का जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बन रही है, तो वहाँ से चिप बनेगा। अभी तक असम चाय के लिए जाना जाता था, अब असम चिप के लिए भी जाना जाएगा। असम जो है यहाँ की अपनी संस्कृति और यहाँ की भौगोलिक स्थितियों से आवागमन के लिए दुष्कर राज्य माना जाता था, लेकिन अब आवागमन यहाँ पर सुगम हो चुका है। तो पिछले 10 साल के विकास के डबल सरकार के एजेंडे बनाम यहाँ की जातीय स्थितियाँ, जातीय संघर्ष, जातीय समीकरण और जातीय बृहत्तर असम का मुद्दा, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं चुनाव होगा। निश्चित तौर से ये देखना होगा कि जनता क्या जनादेश देती है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जबरदस्त तरीके से अब शुरू हो गया है। कल नाम वापसी हो गया, नाम वापसी के बाद 722 कैंडिडेट मैदान में हैं। 67 लोगों का पर्चा 67 लोगों ने पर्चा वापस लिया है। बिल्कुल, नाम उन्होंने वापस ले लिए हैं, लेकिन हुए थे। जी अश्विनी, उसके बाद जो परिस्थितियां हैं, समीकरण हैं, किस तरीके से बदलेंगे, और साथ ही पश्चिम बंगाल की भी अगर बात की जाए, सौरभ अलीपुरद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपसे भी समझना चाहेंगे, रामराज आने की बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा, लेकिन ऐसे में क्या कुछ खास हलचल जो है वो खास तौर से नजर आ रही है, जो समीकरण है वो यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं? मुकुल, देखिए, राम नवमी को लेकर जो जुलूस निकला बंगाल के हर कोने से, उसको देखकर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले जिस तरह से, चाहे वो भवानीपुर हो चाहे वो हरिरामपुर हो, जिस तरह से राम नवमी को लेकर आम आदमी जो है वो सड़क पर आए, रैली किए, जैसे भव्य रैली हुआ, इन सब बातों को लेकर वो काफी उत्साहित है। और रही बात दूसरी तरफ समीकरण की, तो अब तक जो चुनावी जो रैलीज टीएमसी ने की है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है, उनमें सभी रैलीज में एसआईआर को ही बड़ा मुद्दा बनाया गया है। बंगाली अस्मिता जो है उसको ही बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि टीएमसी जिस रुख पर इस चुनाव को ले जाना चाहती है, बंगाल की जनता उससे सहमत नहीं है। एसआईआर को लेकर उनका ये कहना है कि एसआईआर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत उनको हो रही है जिनके पास कागजात सही नहीं है। आज सप्लीमेंट्री और एक सूची आने वाली है, जो 60 लाख विवादित नाम थे, उसमें से अभी तो 32 लाख का निपटारा हो चुका है और 12 लाख का नाम काट गया है। और आगे आज देखना पड़ेगा, आज सप्लीमेंट्री लिस्ट है। दूसरी, जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो टीएमसी जो लगातार हमलावर है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। कल एक इंसिडेंट हुआ जिसमें देखा गया कि टीएमसी के तरफ से भवानीपुर में नंदीग्राम के जो वीडियो को रिटर्निंग ऑफिसर के हिसाब से लाया गया था, उनको लेकर टीएमसी ने एक कंप्लेन लेटर चुनाव आयोग में दिया था। उस लेटर को लेकर जो चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 नाम मांगे गए हैं मुख्य सचिव से। तो कहीं ना कहीं जाके जो भाजपा या अन्य दल के कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि अगर टीएमसी कोई कंप्लेन करती है और उसका अगर सही कोई ग्राउंड है, तो उस पे भी चुनाव आयोग उसी तरह काम कर रही है जिस तरह अन्य दलों के लिए अन्य दलों को जो कंप्लेन लेटर है उनको जैसे गौर किया जा रहा है, वैसे ही टीएमसी के लिए भी गौर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके टीएमसी जो लगातार हमलावर है, वो ये इस कदम से कहीं ना कहीं जाके वो थोड़े खोखले नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, तो अब बंगाल में भी किस तरह से जो बंगाली अस्मिता का मुद्दा है वो कितना प्रभावी होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन रुक कर लेते हैं मिशन साउथ की तरफ, जहां नीरज सिंह जुड़े हुए हैं तिरुवनंतपुरम से। नीरज, यहाँ पर हमने जिस तरह से सवाल उठाया कि एलडीएफ और यूडीएफ वर्सेस वर्चस्व की लड़ाई तो है ही, लेकिन क्या बीजेपी गेम चेंजर साबित हो पाएगी? और जिस तरह से साउथ की पॉलिटिक्स में फिल्मों का तड़का लगाया जाता है, जो फिल्मी कलाकार राजनीतिक पर्दे पर उतरते हैं, उससे राजनीति की दाल कितनी गलती नजर आती है? देखिए बिल्कुल, देखो केरल की राजनीति आंचल आप देखें कि दूसरे जो राज्य हैं उनसे कुछ अलग तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर चेहरों पर दाब शायद कम लगाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो भावनात्मक नैरेटिव है उसका बहुत ज़्यादा जो रोल है वो नहीं रहता। यहाँ पर सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यही कारण है आप देखें कि एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ इस तरह की सरकारें यहाँ पर रही हैं। हालांकि एक बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने एक तरीके से सेंध लगाई है। आप देखें तिरुवनंतपुरम में जिस तरीके से जो नगर पालिका के चुनाव है वहाँ पर मेयर की सीट उन्होंने हासिल की। लगातार हर बार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है, तो अलग तरह के जो संकेत हैं वो दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने त्रिशूर की जीती थी, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में धीरे धीरे जो अपनी पैठ है वो बना रही है। हालांकि इतना भी है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो ये ज़रूर देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा विधायक जो चुनावी मैदान में है वो उनके लिए उनके जनहित के मुद्दों पर कितना काम करता है। आप देखें कि सड़क, बिजली, पानी, ये तो तमाम इशू है ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार को लेकर जो यहाँ पर उच्च शिक्षा में लोग पारंगत हैं, लेकिन रोजगार के उतने साधन नहीं है, दूसरे स्टेटों में काम करना पड़ता है। दूसरा आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से भले ही आपको देखें तो यूडीएफ सही दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार आ गए। एक शशि थरूर का गुट अलग है, इसके अलावा जो यहाँ पर नेता विपक्ष हैं वीडी हासन, उनका एक अलग, श्रीनिवासन उनका अलग गुट है, और इसके साथ साथ ही केशु वेणुगोपाल वो एक अलग गुट है। तो 3 गुटों में ये पार्टी बटी हुई है। ऊपर से जरूर सब चीज ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खाने इनके जो समर्थक हैं वो जरूर एक दूसरे के ऊपर खींचातान कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कई तरह की चुनौती है। बिल्कुल नीरज, अलग अलग धड़े जो बटे हुए हैं, शंकु जो विधानसभा है वो भी हो सकती है। ये एक बड़ी चुनौती, और इससे पार पाना ही शायद हम कह सकते हैं कि तभी शायद बेहतर स्थिति होगी। लेकिन इसका फायदा किस तरीके से बीजेपी को मिलता नजर आएगा ये भी अपने आप में देखना होगा। फिलहाल अश्विनी, सौरभ और नीरज, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चुनावी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो जनता का आदेश क्या रहता है ये देखना होगा और इसको वक्त बताएगा।